जो भी इस तिजोरी को खोल देगा मैं उसे 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। सर, मैं ये तिजोरी खोल सकती हूँ। शहर के सबसे बड़े इलाके में एक हवेली थी। हवेली बाहर से देखने पर तो खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से उतना ही बड़ा राज अपने अंदर दबाए हुए बैठी थी। हवेली के अंदर एक बड़े से कमरे में एक तिजोरी रखी थी, काले रंग की, भारी भरकम। देखने में वह किसी आम तिजोरी जैसी लगती थी, लेकिन थी नहीं। वजह थी, तिजोरी खुल नहीं रही थी। हवेली के मालिक विवान मेहता, जिनकी उम्र कोई 30 साल के आसपास रही होगी, तिजोरी को खुलवाने के लिए हर नाकाम कोशिश कर चुके थे। बड़े बड़े इंजीनियर आते, देखते, खोलने की कोशिश करते, लेकिन तिजोरी खुलती नहीं। रोज की तरह आज भी हवेली के अंदर वही सिलसिला जारी था। विवान मेहता तिजोरी के सामने खड़े थे और उनके सामने 3 इंजीनियर और 2 तकनीशियन अपने अपने औजार लेकर तिजोरी के सामने बैठे। यह दृश्य विवान के लिए नया नहीं था। पिछले 2 सालों में उनकी यह हवेली एक तरह की प्रयोगशाला बन चुकी थी। जो भी तिजोरियों को खोलने में थोड़ी बहुत समझ रखता था, वह आता, तिजोरी को खोलने की कोशिश करता, और जब तिजोरी नहीं खुलती तो विवान से कहता, सॉरी सर। विवान कुछ नहीं कहता। दरअसल यह तिजोरी उनके पिता सुमित मेहता ने बनवाई थी। शहर में उनका नाम था, इज्जत थी, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से वह बहुत जल्दी ही दुनिया से चले गए। विवान अस्पताल में था। पिता बिस्तर पर लेटे थे। सांसें धीमी थीं, लेकिन होश पूरा था। उन्होंने विवान का हाथ थामकर बहुत धीरे से कहा, बेटा, घर में जो तिजोरी है वह बहुत कीमती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वह शायद मैं भी तुम्हें कभी बात नहीं सका। उसके बाद वे कुछ नहीं बोले थे। विवान ने पूछा भी नहीं, क्योंकि पिताजी सही तरीके से बोल नहीं पा रहे थे। उसने सोचा कि सुबह पूछ लेगा, ऐसा क्या है उस तिजोरी के अंदर जो इतना जरूरी है। लेकिन सुबह हुई ही नहीं। पिताजी रात में ही दुनिया से चले गए और तभी से विवान की जिद बन गई, अपने पिता की कही हुई बात को पूरा करने की। एक इंजीनियर, जिसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, खड़ा हुआ और बोला, सर, यह कोई साधारण तिजोरी नहीं है। इसका लॉकिंग मैकेनिज्म बहुत अलग है। हमारी मशीनें इस पर काम नहीं कर रही हैं। हम माफी चाहते हैं। विवान हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं बोला। वे तीनों धीरे धीरे अपना सामान समेटने लगे। कमरे में कुछ लोग और भी थे जो यह तमाशा देखने आए थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे किसी मैच में टीम फिर हार गई हो। विवान धीरे धीरे कमरे के बीच में आया और फिर उसने आवाज लगाई, क्या इस कमरे में कोई है जो इस तिजोरी को खोल सके? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने नजरें नीचे झुका ली। विवान ने एक बार फिर कहा, अगर कोई मशीनों के बारे में थोड़ी भी समझ रखता हो तो आगे आए। जो भी इस तिजोरी को खोल देगा तो मैं विवान उसे 10 लाख रुपए दूंगा, नगद, वो भी अभी। सारे लोग वापस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 10 लाख, वो भी नगद। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जानते थे कि जब बड़े बड़े इंजीनियर इस तिजोरी को नहीं खोल पाए तो हमारी क्या औकात है। लेकिन भीड़ के पीछे की तरफ से एक लड़की साधारण सलवार सूट में, दुपट्टा कंधे पर और बाल पीछे बंधे हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ी। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। उसने विवान के सामने आकर कहा, सर, मैं कोशिश कर सकती हूं। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई जोश, बस एक शांत भाव। पूरा कमरा एक पल के लिए चुप हो गया। फिर एक आदमी हंसा, धीरे से, फिर 2-3 और। कोई बोला, देखो, पैसों के लालच में आ गई। एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के कान में कहा, यह बच्ची क्या करेगी जो इंजीनियर भी नहीं कर पाए। विवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वो बोला, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? यहां बड़े बड़े इंजीनियर घुटने टेक चुके हैं। तुम कैसे खोल दोगी? लड़की ने सीधे विवान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा तो नहीं कर सकती कि खोल ही दूंगी, लेकिन एक बार देखने दीजिए। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि 2 साल से वह यही तो कर रहा था। हर किसी को एक मौका दे रहा था। उसने हाथ से इशारा किया, जाओ। लड़की तिजोरी के सामने आकर बैठ गई। उसका नाम रिया था, रिया सिंह। उसके पिता कमलदीन सिंह इसी हवेली में खाना बनाने का काम करते थे, पिछले 8 सालों से, विवान के पिता के जमाने से।
रिया जब कभी कॉलेज से छुट्टी होती तो अपने पिता के साथ यहां आ जाती। खाली बैठने की उसे शुरू से ही आदत नहीं थी, लेकिन कमलदीन उसे कोई काम नहीं करने देते। कहते थे, तुम अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ, यह काम मेरा है। कुछ महीने पहले कमलदीन उस कमरे की सफाई कर रहे थे जहां तिजोरी रखी थी। रिया भी उनके साथ थी। तभी रिया की नजर उस तिजोरी पर पड़ी। उसने तिजोरी को पास जाकर देखा, बिल्कुल ध्यान से। फिर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह कैसी तिजोरी है? पिताजी बोले, बेटी, यह मालिक की तिजोरी है, 2 साल से बंद है, किसी से खुलती नहीं। रिया ने पूछा, खुलती नहीं मतलब अंदर क्या है? पिताजी बोले, मालिक के पिताजी की कोई कीमती चीज है, बस मुझे इतना ही पता है। रिया ने एक बार फिर तिजोरी को और करीब से जाकर देखा, उसके ताले को, उसके कोनों को, उसके हैंडल को। इंजीनियरिंग के दूसरे साल में उसने मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। उसके प्रोफेसर ने कहते थे, हर ताला एक भाषा बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। उसने देखा कि तिजोरी का हैंडल एक खास तरीके से बना था। बाईं तरफ एक हल्की सी धातु की पट्टी थी जो बाहर से दिखती नहीं थी। लॉक में 3 डायल थे, लेकिन चौथा डायल नीचे की तरफ छुपा हुआ था। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था, शायद क्योंकि वह पूरी तरह तिजोरी के रंग में मिला हुआ था। रिया ने तब वह जानकारी अपने दिमाग में बंद कर ली थी। आज जब विवान ने भीड़ में ऐलान किया था तो रिया के पिता ने मना किया था, बेटी मत जाओ, लोग हंसेंगे, यह हमारे बस का काम नहीं है। अब रिया तिजोरी के सामने बैठी थी। जो लोग पहले हंस रहे थे वे भी अब देख रहे थे। विवान दीवार के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर न उम्मीद थी न निराशा। रिया ने पहले तिजोरी को हाथ से छुआ, फिर उसने नीचे की तरफ देखा। वह चौथा डायल अभी भी वहीं था। रिया ने अपनी उंगलियां तिजोरी के निचले हिस्से पर फेरी, पहले बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, और वहां था वह छुपा हुआ डायल, इतना सपाट और इतना तिजोरी के रंग में रंगा हुआ कि बिना जाने कोई उसे देख ही नहीं सकता था। रिया ने ऊपर के 3 डायल देखे, फिर नीचे वाला जो पूरी तरह छुपा हुआ था। फिर उसे प्रोफेसर की बात याद आई। पुरानी जर्मन तिजोरियों में अक्सर 4 डायल सिस्टम होता था, 3 ऊपर 1 नीचे। पहले नीचे वाला सेट करना होता है, तभी ऊपर के 3 काम करते हैं। लेकिन यह सिस्टम 50 के दशक में बंद हो गया था। रिया ने आज तिजोरी को इतने करीब से देखा था कि सब समझ आने लगा। यह वही सिस्टम था। उसने पहले नीचे वाला डायल घुमाया, बहुत धीरे से एक एक नंबर पर रुककर। उसके कान तिजोरी के पास थे। वह उस हल्की सी क्लिक की आवाज सुनना चाहती थी जो बताती है कि कोई पिन अपनी जगह पर बैठ गई है। और लगभग 4-5 मिनट के बाद तिजोरी से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, इतनी हल्की कि शायद सिर्फ रिया ने सुनी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे पता चल गया कि हाँ, अब सही रास्ते पर हो। अब उसने ऊपर का पहला डायल घुमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार वही धैर्य, हर बार वही इंतजार। भीड़ में से एक इंजीनियर जो पहले हंस रहा था अब आगे झुककर देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वह समझ रहा था कि यह लड़की क्या कर रही है, और उसे यह भी समझ आ रहा था कि उन्होंने वह चौथा डायल कभी नोटिस ही नहीं किया था। रिया के हाथ रुके नहीं। 10 मिनट बीते, फिर 15 मिनट, लेकिन कमरे में कोई हिला नहीं, जैसे सब सांस रोककर बैठे हों। विवान अब दीवार से हटकर थोड़ा आगे आ गया था। उसकी आंखें सिर्फ तिजोरी पर थीं। और फिर एक आवाज, क्लिक। यह हल्की नहीं थी, बल्कि साफ थी। रिया ने हैंडल पर हाथ रखा, 1 सेकंड रुकी और हैंडल घुमाया। तिजोरी का दरवाजा खुल गया। धीरे धीरे, बिना किसी नाटक के। कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी रुक गई हो। यह कैसे हुआ? इसने खोल दिया। 2 साल में नहीं खुली, इस लड़की ने खोल दी। भीड़ में एक हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जो इंजीनियर हंस रहा था वह अब चुप था। उसके चेहरे पर शर्म और हैरानी दोनों थे। कमलदीन की आंखों में आंसू थे। वह आगे नहीं बढ़े, वही खड़े रहे। रिया उठ गई। उसने पीछे मुड़कर विवान को देखा। विवान बस तिजोरी को देख रहा था। उस खुले हुए दरवाजे को वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और तिजोरी के पास आया। उसने रिया की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, तुमने यह कैसे किया? रिया बोली, नीचे एक चौथा डायल था, वह पहले सेट होता है, उसके बिना ऊपर के 3 काम नहीं करते। विवान ने तिजोरी के नीचे झुककर देखा।
उसे वह डायल दिखा। इतने सालों में इतने लोगों ने देखा था, मगर किसी को यह चौथा डायल नहीं दिखा। विवान खड़ा हुआ और अपने वादे के मुताबिक उसने घर के एक आदमी को इशारा किया। थोड़ी देर में वह एक थैला लेकर आया। विवान ने वह थैला रिया के सामने रखा। 10 लाख, जो मैंने कहा था। रिया ने उस थैले को देखा। उसके चेहरे पर न लालच था न बहुत ज्यादा खुशी। वो बोली, सर यह बहुत ज्यादा है। विवान बोला, मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। यह तुम्हारा हक है। रिया ने भी खुशी खुशी उसे कबूल कर लिया। विवान ने भीड़ में कमलदीन को देखा। वह वहीं खड़े थे। उनकी आंखें भरी हुई थीं। विवान उनके पास गया और बोला, अंकल। कमलदीन ने झुकने की कोशिश की, मगर विवान ने उन्हें रोक लिया। आपकी बेटी ने वह किया है जो 2 साल में कोई नहीं कर पाया। कमलदीन की आंखों से एक आंसू निकल गया। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। कमरे में जो लोग थे, जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, वे अब बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। रिया अपने पिता के पास गई और वह पैसों का थैला उनके हाथ में थमा दिया। कमलदीन ने रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कमरे से लोग अब धीरे धीरे बाहर जाने लगे, क्योंकि अब तमाशा खत्म हो चुका था। विवान वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर सिर्फ तिजोरी पर थी। वह खुली हुई थी। जिस चीज के लिए इतना इंतजार किया था, इतनी कोशिश की थी, वह अब सामने थी। और उसे डर भी था कि क्या होगा अंदर। उसके पिता ने कहा था, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन उसके पिता जिस तरह बोले थे, उस रात उस बिस्तर पर, वह लहजा किसी कागजी जरूरत का नहीं था। वह तो कुछ और ही था। विवान ने अपनी जैकेट की आस्तीन ठीक की और धीरे धीरे तिजोरी के सामने झुका। तिजोरी का दरवाजा पूरा खुला था। विवान ने अंदर झांका। वहां कोई नोटों की गड्डी नहीं थी, कोई सोने के गहने नहीं थे, कोई चमकती हुई चीज नहीं थी। बस कुछ कागज थे और एक छोटा सा बंडल था और उनके ऊपर एक लिफाफा। विवान ने पहले वह बंडल उठाया। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक अनाथ आश्रम की तस्वीर, एक छोटे से बच्चे की, कुछ सरकारी दस्तावेज। विवान ने तस्वीरें एक एक करके देखी। फिर उसने लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, मेरे बेटे विवान के लिए। विवान ने लिफाफा खोला। अंदर चिट्ठी थी उसके पिता की। विवान ने पढ़ना शुरू किया। बेटा, यह चिट्ठी लिखते वक्त मुझे नहीं पता कि तुम कितने बड़े हो गए होंगे, लेकिन जो बात मैंने जिंदगी भर नहीं कह पाया, वह आज यहां लिख रहा हूं। बेटा, तुम हमारे खून से नहीं हो। हमने तुम्हें गोद लिया था। तुम्हारी मां, जिसने तुम्हें पाला, वह बहुत परेशान थी सालों से। डॉक्टरों ने कह दिया था कि हमारे घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं होगी। एक दिन मैं उस अनाथ आश्रम गया। तुम वहां थे, 2 साल के भी नहीं हुए थे, और वहां से मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। जब तुम्हारी मां ने तुम्हें देखा, बेटा, उस दिन उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में लिया और कहा, यह मेरा बेटा है। उस दिन के बाद से हमने कभी नहीं सोचा कि तुम हमारे नहीं हो। यह बात हमने तुमसे छुपाई, यह हमारी गलती थी। मैंने सोचा था कि एक दिन बताऊंगा, लेकिन हर बार जब तुम्हारी हंसती आंखें देखता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। अब जब यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं शायद पास नहीं हूं, लेकिन एक बात जान लो बेटा, हमने तुम्हें चुना था। हम चाहते तो किसी और बच्चे को भी ले सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें देखा और तुम्हें ही चुना। खून से रिश्ता नहीं होता तो क्या, जो इंसान तुम्हें चुने वह रिश्ता सबसे गहरा होता है। तुम्हारे ये कागजात यहां इसलिए रखे हैं क्योंकि यह तुम्हारा सच है और तुम्हें अपना सच पता होना चाहिए। यह कीमती चीज है बेटा। यह तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा पापा सुमित। विवान वहीं बैठ गया, तिजोरी के सामने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर विवान ने उस पुरानी तस्वीर को देखा। वह छोटा बच्चा, उसकी आंखें, वही आंखें जो आज 30 साल के विवान की थीं। उसने तस्वीर को छाती से लगा लिया। 2 साल से वह यह जानना चाहता था कि तिजोरी में क्या है। उसने सोचा था कि पैसा होगा, जमीन होगी, कोई बड़ा राज्य होगा, लेकिन जो निकला है वह उन सब चीजों से बढ़कर था। उसके पिता सही कहते थे, यह सबसे कीमती चीज थी। यह उसकी कहानी थी। में पकड़ा हुआ छोटा सा जूते पॉलिश का डिब्बा उसने धीरे से जमीन पर रख दिया। धीरे धीरे वो पलटा और सविता की तरफ देखने लगा। सविता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
अरुण ने शांत आवाज में कहा, सविता, अब इन बातों का क्या मतलब है? सविता ने धीरे से जवाब दिया, बहुत मतलब है अरुण। अरुण कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसने सविता की तरफ देखा, फिर नीचे जमीन की तरफ देखने लगा। सविता ने धीरे से कहा, जिस दिन मैंने। अरुण ने गहरी सांस ली। उसने कहा, हर इंसान से गलती हो जाती है। सविता ने तुरंत कहा, लेकिन हर इंसान अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं। अरुण, जब आज मैंने तुम्हें यहां देखा तो मुझे पहली बार समझ आया कि तलाक सिर्फ दो लोगों को अलग नहीं करता, वो जिंदगी को भी बदल देता ही कर देगा। लेकिन समय ने मुझे सिर्फ ये एहसास कराया कि मैंने क्या खो दिया। पास ही खड़े जगदीश काका ये सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर अब गहरी सोच दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, सविता, मैं इन 3 सालों में बहुत बदल गया हूं। मैंने सीख लिया है। बात सुनकर चुप हो गया। प्लेटफॉर्म पर लोग गुजरते रहे, लेकिन उस जगह जैसे समय ठहर गया था। सविता ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं बोला। सविता की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद अरुण उसे मना कर देगा। जब इंसान के पास अपना कोई होता है तो जिंदगी आसान लगती है, और जब कोई अपना नहीं होता तो हर दिन भारी लगता। में देखा, इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ भावनाएं थी। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर हम फिर से शुरुआत करें तो इस बार हम दोनों आगे बढ़ाया। सविता ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल प्लेटफॉर्म की भीड़ में खड़े 2 लोग फिर से एक रिश्ता जोड़ रहे थे। कुछ देर बाद सविता ने धीरे से कहा, अरुण, इस बार हम फिर से शादी करेंगे, पूरे सम्मान के साथ। अरुण ने उसकी तरफ देखा। कभी उनकी जिंदगी बिखर गई थी, वहीं से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्ते तो कई घर टूटने से बच सकते हैं। जिंदगी में पैसा, काम और जिम्मेदारियां जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने साथी की भावनाओं को समझना। अगर आप सविता की जगह होते और 3 साल बाद अपने पति को इस हालत में देखते तो क्या करते? और अगर आप अरुण की जगह होते, क्या आप